पिछले साल एक दुर्घटना पहलगाम की भी हुई। हमला हुआ सीमा पार के आतंकियों के द्वारा। 26 भारतीय नागरिकों की उनका धर्म पूछकर हत्या की। लेकिन उसके चलते सारे देश में प्रचंड दुख और क्रोध की लहर पैदा हुई। पूरी तैयारी करके सरकार ने, हमारी सेना ने उसका बहुत पुरजोर उत्तर दिया। सारे प्रकरण में हमारी नेतृत्व की दृढ़ता, हमारी सेना का शौर्य, कौशल्य और समाज की एकता और दृढ़ता का एक उत्तम चित्र प्रस्थापित हुआ। और यह भी वह घटना हमको सिखा गई कि यद्यपि हम सबके प्रति मित्रभाव रखते हैं और रखेंगे, फिर भी अपने सुरक्षा के विषय में हमको अधिकाधिक सजग रहना पड़ेगा, समर्थ बनना पड़ेगा। इस घटना के बाद दुनिया में विभिन्न देशों ने अपनी अपनी जो भूमिका ली, उसमें हमारी ये भी ध्यान में आया कि हमारे मित्र कौन कौन है और कहां तक है। देश के अंदर भी अशांति फैलाने वाले असंवैधानिक उग्रवादी या संविधान विरोधी कहिए उग्रवादी नक्सली आंदोलन पर शासन और प्रशासन की दृढ़ कार्रवाई भी हुई। और उनके अनुभव से उनके विचारधारा का खोखलापन और उनकी क्रूरता का अनुभव होने के कारण समाज भी उनसे मोहभंग होकर विमुख हो गया। लेकिन उनका नियंत्रण तो हो जाएगा, परंतु अब ये उस क्षेत्र में एक बड़ी जो बाधा थी वो दूर होने के बाद उस क्षेत्र में न्याय की स्थापना हो, विकास वहां तक पहुंचे, सद्भावना, संवेदना और सामरस्य वहां स्थापित हो, इसके लिए समाज की भी और शासन प्रशासन की भी योजनाएं चलनी पड़ेगी। क्योंकि इनका अभाव ही ऐसे उग्रवादी ताकतों के पनपने का कारण बनता है। इससे त्रस्त मनुष्य दूसरा कुछ उपाय दिखता नहीं, इसलिए निराश होकर उनको प्रश्रय देता है। ये न हो इसलिए ऐसी योजनाओं की आवश्यकता है। इस घटना के बाद दुनिया में विभिन्न देशों ने अपनी अपनी जो भूमिका ली, उसमें हमारी ये भी ध्यान में आया कि हमारे मित्र कौन कौन है और कहां तक है। देश के अंदर भी अशांति फैलाने वाले असंवैधानिक उग्रवादी या संविधान विरोधी कहिए उग्रवादी नक्सली आंदोलन पर शासन और प्रशासन की दृढ़ कार्रवाई भी हुई। और उनके अनुभव से उनके विचारधारा का खोखलापन और उनकी क्रूरता का अनुभव होने के कारण समाज भी उनसे मोहभंग होकर विमुख हो गया। लेकिन उनका नियंत्रण तो हो जाएगा, परंतु अब ये उस क्षेत्र में एक बड़ी जो बाधा थी वो दूर होने के बाद उस क्षेत्र में न्याय की स्थापना हो, विकास वहां तक पहुंचे, सद्भावना, संवेदना और सामरस्य वहां स्थापित हो, इसके लिए समाज की भी और शासन प्रशासन की भी योजनाएं चलनी पड़ेगी। क्योंकि इनका अभाव ही ऐसे उग्रवादी ताकतों के पनपने का कारण बनता है। इससे त्रस्त मनुष्य दूसरा कुछ उपाय दिखता नहीं, इसलिए निराश होकर उनको प्रश्रय देता है। ये न हो इसलिए ऐसी योजनाओं की आवश्यकता है। यह वर्ष श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान का 350वां वर्ष इस नाते और संपन्न होगा। हिंद की चादर बनकर जिन्होंने अत्याचार, अन्याय और सांप्रदायिक भेदभाव से समाज के मुक्ति के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, समाज की रक्षा की, ऐसी एक विभूति, उसका स्मरण इस वर्ष होगा। आज 2 अक्टूबर है, इसलिए स्वर्गीय महात्मा गांधी जी की भी जयंती है।
अपने स्वातंत्र्य की लड़ाई में उनका योगदान तो अविस्मरणीय है और सादगी, विनम्रता और प्रामाणिकता के प्रतीक और जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण अर्पण किए, ऐसे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी भी आज जयंती है। भक्ति, समर्पण और देश सेवा के ये उत्तुंग उदाहरण व्यक्तिगत और राष्ट्रीय चारित्र कैसा होना चाहिए, इसके आदर्श हमको मार्गदर्शन करते हैं। और आज की परिस्थिति का अगर हम विचार करते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि यह परिस्थिति भी हमसे इसी प्रकार के जीवन की अपेक्षा कर रही है। प्रचलित पद्धति जो है उसके दुष्परिणाम हमारे यहां भी दिखते हैं। अभी हाल में ही जो खबरें पिछले 1-2 साल से चल रही है, प्रत्यक्ष हम देख रहे हिमालय के क्षेत्र में कैसे चल रहा है। वर्षा का अनियमित होना तो सर्वदूर है, प्रकृति के प्रकोप भी बढ़ गए हैं, भूस्खलन होता है, अप्रत्याशित वर्षा होती है, हिम नदियां सूख रही है। ऐसे परिणाम गत 3-4 वर्षों में तीव्र होते चले जा रहे हैं। ये हिमालय हमारे लिए सुरक्षा की दीवार और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए उसका पूरा जलस्रोत हिमालय से ही आता है। अगर प्रचलित विकास की पद्धति में से इन सारी बातों को और प्रोत्साहन मिलता हो होने के लिए, तो उस नीति का हमको पुनर्विचार करना पड़ेगा, क्योंकि हिमालय की आज की अवस्था एक खतरे की घंटी बजा रही है। हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा जो प्रचलित परिमाण है दुनिया के, उसके आधार पर कहा जा सकता है। हमारा देश आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़े, इसलिए आर्थिक जगत के हमारे उद्योगी बंधु, विशेषकर तरुण उद्योजक, इनमें एक मादा भी दिखता है, उत्साह भी दिखता है, इच्छा आकांक्षा भी दिखती है। परंतु ये जो प्रचलित अर्थ प्रणाली है सारी दुनिया में वही है, तो सारी दुनिया के अनुभव में उसके कुछ दोष भी आ रहे हैं। विकास के इस प्रकार के पद्धति से अमीरी और गरीबी का अंतर बढ़ता है, आर्थिक सामर्थ्य कुछ चंद हाथों में एकत्रित होता है, शोषण करने के लिए एक नया सुरक्षित तंत्र इसमें से खड़ा हो सकता है, चिंता नहीं की तो। पर्यावरण के हानि की समस्या खड़ी हो जाती है और मनुष्यों के आपसी व्यवहार में कई प्रकार की व्यापारिक दृष्टि और अमानवीयता की बातें प्रवेश कर जाती है। इन दोषों की बाधा हमें नहीं होनी चाहिए, इसलिए भी कि अभी हाल में अमेरिका ने जो नई टैरिफ नीति अपनाई, उनके अपने हित के लिए अपनाई होगी, लेकिन उसकी मार तो सभी पर पड़ रही है। इसलिए ये सारा परिदृश्य अथवा ये सारी प्रचलित पद्धति, उस पर हम निर्भर हो जाए ऐसी नहीं है। विश्व का जीवन परस्पर निर्भरता से ही चलता है। राष्ट्रों में आपस में सब प्रकार के संबंध होने पड़ते हैं। अकेला राष्ट्र अलगाव में, आइसोलेशन में जी नहीं सकता। परंतु ये निर्भरता मजबूरी में न बदल जाए, क्योंकि वो कब बदलेगी, कैसे बदलेगी, उसका कोई पता नहीं। और इसलिए इस निर्भरता को मानते हुए, विश्व जीवन की एकता को मानते हुए, हमको इसको मजबूरी न बनाते हुए जीना अगर है तो स्वदेशी और स्वावलंबन का कोई परिणाम नहीं, कोई पर्याय नहीं। हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, स्वावलंबी जीवन जीना पड़ेगा, स्वदेशी का उपयोग करना पड़ेगा, और फिर भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सब प्रकार के, राजनयिक हो, आर्थिक हो, व्यापारिक हो, इन सबका जतन हमको करना पड़ेगा। लेकिन उसमें मजबूरी नहीं होगी, हमारी अपनी इच्छा होगी, हमारा अपना सद्भाव होगा, ऐसा हमको बनना पड़ेगा।
और सौभाग्य से भारत में एक आशा की किरण ये दिखाई देती है कि नई पीढ़ी में देशभक्ति की भावना, अपने संस्कृति के प्रति आस्था और विश्वास का प्रमाण निरंतर बढ़ा है। संघ के स्वयंसेवकों सहित समाज के व्यक्ति और समाज की संस्थाएं अभावग्रस्त वर्गों की निस्वार्थ सेवा करने के लिए अधिकाधिक आगे आ रहे हैं। समाज स्वयं को सक्षम अनुभव करता है और इसलिए कई बातों में सरकार के पहले पहल करके अपने सामने की समस्याओं का खुद ही निदान करने में यशस्वी हो रहा है। यह भी एक अच्छा लक्षण है और इसलिए ऐसे सब कार्यों में समाज का सहयोग संघ भी अनुभव करता है, अन्य ऐसे काम करने वाले संगठन और व्यक्ति भी अनुभव करते हैं। प्रत्यक्ष सहयोग और सहभाग इसकी इच्छा समाज में बढ़ रही है और बुद्धिजीवियों में भी अपने देश के हमारा कोई स्वतंत्र अलग ऐसा कोई प्रतिमान, ऐसा कोई मॉडल हो सकता है क्या, इसकी खोज करनी चाहिए, ऐसा चिंतन बढ़ रहा है। हिंदू समाज का बल संपन्न होना, शील संपन्न होना, संगठित होना इस देश के एकता, एकात्मता, सुरक्षा और विकास की गारंटी है। क्योंकि हिंदू समाज सनातन काल से यहां चलते आया है, वो इस देश का उत्तरदायी समाज है, रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी है। और सौभाग्य से इस संस्कृति के और धर्म के कारण ऊपरविद के अनेकविध नाम और रूपों को देखकर, दुनिया की विविधता को देखकर मनुष्यों में बंटवारा और अलगाव खड़ा करने वाली हम और वो, अस एंड देम, इस मानसिकता से ये समाज पूर्णतः मुक्त था, मुक्त है और मुक्त रहेगा। वसुधैव कुटुंबकम की उदार विचारधारा का पुरस्कर्ता और संरक्षक यही समाज रहा है। विश्व के विकास में अपना अपेक्षित और उचित योगदान देने वाला देश इसको बनाना, ये इसीलिए हिंदू समाज का कर्तव्य बनता है। उसकी संगठित कार्य शक्ति के द्वारा विश्व को नई राह दे सकने वाले धर्म का संरक्षण करते हुए भारत को वैभव संपन्न बनाने का काम संकल्प लेकर 100 साल से कर रहा है संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करने का कार्य।